हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, गुड। सो बच्चे, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन करे थे हमने गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली। वैसे तो लास्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्ट जो हैं वो आपके इस चैप्टर में भी काम आएंगे, और दूसरी बात कुछ बहुत नया पढ़ने को मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लास 10th से लेकर 12th तक कुछ बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन 10th में जो लिखी थी और जो 12th में लिखी है वो दोनों अलग अलग है। नहीं है, दोनों सेम, ऑब्वियसली सेम ही होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10th में गलत पढ़ाएंगे और 12th में सही कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम 12th में चीजों को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं और स्पेसिफिक होकर पढ़ते हैं। जैसे क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V=W/Q पढ़ लिया, इतना पढ़ के काम खत्म। ज्यादा से ज्यादा ऐसा यूनिट और पढ़ ली कि वोल्ट होती है। लेकिन यहां पर हमको ये पढ़ना है किस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली उसका अपना फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो खैर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 वी आर स्टार्टिंग, और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हम आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस का सेगमेंट थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है, मतलब कुछ क्लासेस बाद आएगा। तो खैर, सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है तो नाम से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज। ध्यान रखिए, मैंने हर बार बोला है कि इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और पोटेंशियल का मतलब उसका दम। अब पोटेंशियल का बेसिकली, पोटेंशियल के तो बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। मैं बोलता हूं भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, किसी एक पर्सन में बहुत पोटेंशियल है, इसका मतलब अलग अलग लैंग्वेज की फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बहुत दम है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे अलग अलग हम बातें कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज का पोटेंशियल, उसको कैसे मेजर किया जाए और उसके मायने क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं, पहले प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम से इसको समझेंगे, ठीक है। सबने WWE का नाम सुना है? WWE रेसलिंग वाला, हाँ बिल्कुल सुन रखा होगा, ऑब्वियसली सुन रखा होगा आपने, ठीक है। तो WWE में क्या हुआ, मैं एक घटना की बात बताता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई रियल घटना है, एक केस इमेजिन करते हैं। WWE में ये हुआ कि एक नया रेसलर आया, बिल्कुल नया रेसलर, जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये कितना जबरदस्त फाइटर होगा, क्या होगा। उस रेसलर को रिंग में लाया गया। अब वो रिंग में आ गया आपने, अब रेसलर जब रिंग में आ गया तो कैसे पता लगेगा कि ये रेसलर बहुत स्ट्रांग है या बहुत पावरफुल है? कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब बाहर से कोई दूसरा रेसलर आएगा और इसके साथ फाइट करेगा। ऐसे ही पता लगता है। यानी कि इसका पोटेंशियल अगर मुझे पता लगाना है तो इसका पोटेंशियल तब पता लगेगा जब कोई बाहर से इसके ऊपर कोई वर्क करवाएगा। यही इसकी डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in the electric field of this charge against electrostatic repulsion या electrostatic force। repulsion में नहीं बोलूंगा, force बोलूंगा, क्योंकि attraction और repulsion दोनों ही हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे? ये एक पावरफुल रेसलर है, रिंग के अंदर एक दूसरा रेसलर आता है बाहर से। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहते, रिपेल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। भाई मारने का मतलब दूर भगाना होता है, पास लाना नहीं होता। तो इसका मतलब है कि रेसलिंग जो होगी वो एक फोर्स काम करेगी इनके बीच में, और वो फोर्स, ये बंदा इसके ऊपर कितना वर्क करता है, इससे पता लगता है इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब सोचो, इसने अगर, इस वाले दूसरे रेसलर ने, जो बाहर से आया है रेसलर, उसने अगर इसको बहुत आराम से हरा दिया तो इसका पोटेंशियल कम हुआ, और इसने अगर इसको बहुत मुश्किल से हराया या फिर ये जीत गया तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ। तो किसी के पोटेंशियल के बारे में तब पता लगता है जब आप उसके ऊपर कोई वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल रिंग वाले का तब पता लगेगा जब बाहर से कोई दूसरा रेसलर आएगा और तब वो उसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये दूसरा एग्जांपल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक क्लास में जब बच्चे बैठते हैं सारे के सारे, तो टीचर कैसे पता लगाता है कि किस बच्चे का पोटेंशियल कितना है? मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक नया टीचर अपॉइंट होता है,
जिसको कुछ नहीं पता इस बारे में कौन सा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, कौन सा बेकार पढ़ने वाला है, नहीं पता। तो कैसे पता लगता है? पता लगता है टेस्ट से। वो सबको एक टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। अब टेस्ट दिया, कुछ बच्चे आखिरी समय तक, लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक लिखते रहे टेस्ट पेपर में, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे थे 5 मिनट करके छोड़ दिए, किसी ने 10 मिनट्स किए छोड़ दिए, कुछ बैठा है पंखा देख रहा है सिर्फ, कुछ नहीं किया। टीचर को पता लग जाएगा कि नहीं? यानी किसी का पोटेंशियल कितना है ये इस बात से पता लगता है कि उसने कितना वर्क किया, या उसके ऊपर किसने कितना वर्क किया। इससे पता लगता है उसके पोटेंशियल के बारे में। इसका मतलब पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो वर्क की बात जरूर करेंगे। और ध्यान रखना, किसी का पोटेंशियल अपने आप नहीं पता लगता जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई वर्क ना कर रहा हो, या बाहर से उसको कोई वर्क ना करवा रहा हो। मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है वो मुझे तब तक नहीं पता लगेगा जब तक मैं किसी कंडीशन में वर्क परफॉर्म ना करूं, जब तक मैं कोई वर्क ना करूं, ठीक है। हो सकता है अलग अलग कंडीशन में मेरा अलग अलग पोटेंशियल हो, वो डिपेंड करता है वर्क कैसा है। हो सकता है जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई लेबर का काम करना हो कि भाई आटे की एक बोरी है 100 kg की, उसको लाद के कहीं टांगना है, तो हो सकता है कि मैं ना कर पाऊं उस काम को। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं किसी काम के लिए एफिशिएंट हूं, किसी काम के लिए नहीं हूं। तो मेरा पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में पता लगेगा कि उस टाइम पर क्या है। और उस कंडीशन के लिए यह बात बिल्कुल पता होनी जरूरी है कि आपके ऊपर कितना वर्क कौन कराता है। तो ध्यान रखिए, जो मैंने आपको रेसलर का रिंग वाला एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल को मैं आप बोर्ड पे बना रहा हूं, और उससे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। पहले देखिए ढंग से, ये थी रिंग, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर शेप होती है, मैं इसको राउंड बना रहा हूं, कोई बात नहीं, इतना आप झेल जाएंगे। और यहां पर एक चार्ज था प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है, ओके। अब सुनिए, अगर मुझे इसका पोटेंशियल पता लगाना है तो पहले तो मुझे पता लगे इसका फील्ड कहां तक है। जैसे कि बाहर से अगर कोई बंदा आ रहा है इसका पोटेंशियल पता लगाने के लिए, तो पोटेंशियल तब पता लगा पाएगा जब वो रिंग के अंदर आएगा। रिंग के बाहर से पोटेंशियल नहीं पता लगेगा, क्योंकि रिंग के बाहर तो फाइट करनी नहीं थी, रिंग के अंदर फाइट करनी थी। इसका मतलब है ये मेरे पास हो गया एक दूसरा चार्ज, जिसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज। बेसिकली टेस्ट चार्ज है, और इसका नेचर कैसा, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब वैल्यू 1 कूलम, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब उसका साइन पॉजिटिव है, और एक टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज जब इसके अंदर पहुंचेगा ना, अंदर, तो ये उसके ऊपर कितना वर्क डन करता है उससे इसका पोटेंशियल लगेगा। कि जैसे ही इसके अंदर आता है, इसको खूब मारता है, इसको खूब मारता है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये जीत गया। लेकिन अगर ये इसको नहीं मार पाया, उसने इसको मार दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो मैंने बनाया है, अब इसको मैं टेक्निकल भाषा में बताता हूं कि हमारी लैंग्वेज में क्या चीजें आएंगी। ये जो रेसलर था रिंग के अंदर, वो था हमारे पास सोर्स चार्ज, जिसका आपको पोटेंशियल पता लगाना है, ठीक है। ये जो मैंने पूरा राउंड कर रखा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी रीजन होता है जहां पर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये रिंग हो गई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टेस्ट चार्ज जब यहां से यहां पहुंचेगा, यानी कि जब इसके फील्ड में पहुंचेगा, तभी जाके इसको पता लगेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है। और ये भी ऑब्वियस है कि जब तक ये यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, तब तक ये उसके ऊपर फोर्स लगा भी नहीं पाएगा। फोर्स, अगर ये मान लो कि ये टेस्ट चार्ज यहां से यहां के रुक जाए, तब थोड़ा पता लगेगा इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल तो तब पता लगेगा जब वो उसके रीजन में आ जाए। तो इसलिए अब जरा डेफिनेशन सुनिए, डायग्राम को ढंग से देखिए और डेफिनेशन सुनिए। हमें इसको यहां से यहां तक लेके आना है, ओके, कोई पॉइंट पी तक लेके आना है। डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये +1 कूलम चार्ज है बेसिकली, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना है, ठीक है। उसके फोर्स के, उस फोर्स की कंडीशन के अंदर जब यहां से लेकर यहां तक लेके आऊंगा तो कितना वर्क डन होगा, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये होता है। अब ये सारी बातें अब सोच के देखिए, मैंने जिसमें एक वर्ड यूज किया है, सबका काम है। मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन। तो इसका मतलब पोटेंशियल इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि काम कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ है। और वर्क डन
बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसने कितना वर्क किया उसके लिए, ठीक है, राइट। साथ में मैंने एक टर्म यूज किया था अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, जब वर्क डन का मैं यहाँ फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें फोर्स आता हो प्लस साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आता हो। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आप इसको डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हम इसके डेरिवेशन में यूज करेंगे। एक एक वर्ड जो डेफिनेशन में आया है वो पूरा यूज होगा डेरिवेशन के अंदर, ठीक है बेटा। तो आपका पोटेंशियल क्या है ये कैसे पता लगेगा? आपका पोटेंशियल आपके घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हैं। जैसे आपके घर में हो सकता है कि आपको निकम्मा कहा जाता हो, नालायक कहा जाता हो, जो भी है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत वर्ड यूज करते हैं घर पे, लेकिन बाहर अरे यार बिंदास दोस्त है तो बात क्या हुई? सेम पर्सन, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग वर्किंग कंडीशन के अंदर। तो अगर अब पता है ऐसा इसका मतलब क्या निकलता है, ये अब सोर्स चार्ज थे, अगर मैं 1 कूलम चार्ज की जगह यहां पे 2 कूलम चार्ज कर दूं तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल बदल जाएगा। एक्चुअली इसका अपना पोटेंशियल तो वही है, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, सॉरी पोटेंशियल नहीं बदलेगा, वर्क डन बदल जाएगा। क्योंकि जब मैं यहां से अलग अलग चार्ज बनाऊंगा तो वहां पे जाने के लिए वर्क डन भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। q1 तो वही रहेगा लेकिन q2 तो बदल रहा है, तो फोर्स बदल जाएगा, फोर्स बदलेगा तो वर्क बदल जाएगा। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर कंडीशन फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पोटेंशियल के बारे में अगर बात करना है कि हमेशा एक ही इसका आंसर है, तो कब पॉसिबल है? जब इसका चार्ज भी वही रहे और यहां से जो चार्ज आ रहा है वो भी फिक्स हो जाए। और फिक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चार्ज इस वाले चार्ज की टेस्टिंग के लिए आ रहा है कि इसमें दम कितना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। आप स्कूल में क्या पाते हैं? स्कूल में क्या मिलता है? टीचर क्या देते हैं? टेस्ट। टेस्ट देने पे ही तो पता चलता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। टेस्ट मैं दूंगा तो पोटेंशियल आपका पता लगेगा। तो इस तरीके से ये टेस्ट चार्ज जब यहां जाएगा तो पोटेंशियल इसका पता लगेगा, ठीक है बेटा, ये इसका मीनिंग होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन, तो खैर आपके बुक में पढ़ ही लेंगे, ठीक। बाकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक लास्ट बार आपको डेफिनेशन और बताऊंगा, आप चाहें तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हेडिंग थी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, लिख लें इसके अंदर, क्योंकि डेफिनेशन इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन आप जब भी अचानक दोबारा देखेंगे तो आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो था क्या, ठीक है। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field, electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, against electrostatic force, ठीक है, राइट, इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, पी पॉइंट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन निकली है, इससे बेसिक फॉर्मूला क्या निकलता है वो हम लिखते हैं। अभी आपको इस डायग्राम को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब भी आप बना पाएंगे, क्योंकि डायग्राम तब भी ऐसा ही बनता है। V का फॉर्मूला है हमारे पास W/Q, लेकिन अगर मैं टेस्ट चार्ज को Q0 लेके आ रहा हूं तो मैं उसको Q0 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज। अगर इस Q0 चार्ज को मैं 1 कूलम रख लेता हूं तो आंसर क्या आता है? V = W, यानी कि इफ Q0 = 1 कूलम पॉजिटिव, जो कि डेफिनेशन कहती है कि आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो जब मैं इसको यहां रखूंगा तो V = W/1 यानी कि W आ जाएगा। डेफिनेशन यही तो बताती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। कब?
जब चार्ज जिसको लेके आ रहे हो वो 1 कूलम का है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, दैट मींस जूल पर कूलम इज व्हाट? वोल्ट, कैपिटल वी से डिनोट कर देते हैं, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हो सकता है आपके दिमाग में बात चल रही हो कि सर ये क्या स्केलर वेक्टर बार बार लिखना जरूरी है क्या? क्यों इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताता हूं, कर लो इग्नोर, बाद में फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक चीज का पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट और दूसरे का दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, ये V1 था और ये V2 था। अब मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। अगर मुझे V1 और V2 ये दे रखे हैं और मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे टेंशन ही नहीं है कि इसको ऐड कैसे करना है। V इक्वल टू सीधा V1 प्लस V2 कर दूंगा। और वो पता है क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में सीधा सीधा प्लस और सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो V1 इधर है, V2 उधर है, बीच का एंगल क्या होगा? वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। तब ये करना पड़ता अगर ये वेक्टर होता तो अब इस बात की टेंशन ही खत्म हो गई स्केलर रखने से कि आपको एंगल देखना है। अब तो आपको सीधा सीधा प्लस या माइनस करना है। इसलिए दिमाग में रहना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी है तो न्यूमेरिकल करते हुए ये बात बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगी कि मुझे वेक्टर फॉर्मूला लगाना है। सीधा सीधा मैं स्केलर के तरीके से इसको ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, इसलिए जरूरी है। अब बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहली और कमाल की बात, डिफरेंस निकालने के लिए मुझे दो वो चीजें चाहिए होती हैं जो दोनों की दोनों डिफाइंड वैल्यू। मैं जानता हूं कि पहली बार में शायद बात आपको समझ ना आई हो। मैंने कहा मुझे डिफरेंस अगर किसी चीज का निकालना है तो दोनों डिफाइंड वैल्यू होनी जरूरी है। जैसे मान लो फर्स्ट केस में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वहां हम बात कर रहे थे कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, तो अगर मान लो, हालांकि इस बात का कोई खास लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ बताना चाह रहा हूं। अभी ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा कुछ होता है, नहीं। इन्फिनिटी में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं कितना आंसर आएगा? ओके, सिंपल मैथमेटिक्स अगर मैं बात करता हूं, बहुत हाई फाई की बात ना करूं कि इन्फिनिटी किसे बोलते हैं और नॉट डिफाइंड किसे बोलते हैं, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। ये मैथमेटिक्स वाले बंदों से मैंने बात करी और मुझे कहते हैं इस बारे में कि भाई इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों थोड़े अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी मैं सिंपल बात करता हूं कि ये क्लास 9-10 के बच्चे की नॉलेज के हिसाब से बात करता हूं कि अगर मैं इन्फिनिटी में से -5 करता हूं तो इन्फिनिटी आ गया। अच्छा जी, अगर इन्फिनिटी +5 कर दूं तो क्या आ रहा है? फिर भी ये आ रहा है। सॉल्व होगा? नहीं होगा। डिफरेंस निकालने के लिए आपको दो उन चीजों के बारे में बात करनी होती है जो दोनों के दोनों डिफाइंड वैल्यू हो। अगर यहां इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी की जगह मैं 6 रख दूं तो आंसर आ जाएगा ना? फिर तो आ गया। इन्फिनिटी से सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर दोनों के दोनों पॉइंट डिफाइंड हो, जिनकी फिक्स वैल्यू हो, फिक्स वोल्टेज हो वहां पर, तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो एक ऐसी कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताती है कि पोटेंशियल वर्क डन और चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जब होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से 5 वोल्ट तक लेके आ रहा हूं तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना मुश्किल काम है जब तक मैं ये ना जानूं कि इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है। और वो हम प्रूव करेंगे बाद में। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक वो फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया। जब डिराइव करूंगा तो बताऊंगा कि इन्फिनिटी से भी माइनस किया जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी से माइनस नहीं करेंगे, इन्फिनिटी के पोटेंशियल से माइनस करेंगे, वो 0 होता है। ठीक है, वो चलो बात की बात है। तो डिफरेंस निकालने के लिए जरूरी है कि आपको दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या।
इसीलिए हम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट ना बोल के वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कहते हैं, जो दोनों हमारे रीच में हो। इन्फिनिटी हमारे रीच में नहीं है कि हम वहां जाके पोटेंशियल जाएं और कैलकुलेट करें, वो तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहां है 10 वोल्ट, यहां है 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे ना, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है और दोनों रीच में है, इनमें से कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में यह अंतर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाना होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके आना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, यानी कि वो दोनों के दोनों पॉइंट उस दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होने चाहिए। ये मैं आपको भी डायग्राम से बताता हूं, ठीक है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं साथ में डायग्राम से आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो हेडिंग थी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और लिख लें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखिए। It is defined as the work done. It is defined as the work done in bringing. It is defined as the work done in bringing a unit positive test charge. A unit positive test charge from one point to another, from one point to another in the electric field of source charge, in the electric field of source charge against electrostatic force, against electrostatic force. ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में सिर्फ एक ही बात का अंतर है। फर्स्ट डेफिनेशन जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, उसमें आपने लिखा था इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, इस वाले में लिखा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बस सिर्फ यही चेंज है। अब इसके हिसाब से डायग्राम क्या बनता है और उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन क्या होगी इसकी, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझिए। ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज था, क्या बोला था हमने इसको, सोर्स चार्ज। दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, ठीक है। और ये था हमारे पास टेस्ट चार्ज, और वो कितना था, +1 कूलम, ओके। इसको आप कहां लेके आ रहे हैं, इसको आप इसके अंदर लेके आएंगे, और वो दोनों के दोनों पॉइंट जो है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी जो है वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आएंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, ठीक है। तो यही जब आएगा तो ए पर आएगा तो फोर्स कुछ और लगेगा, बी पर आएगा तो फोर्स कुछ और लगेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि आप इसको ए से बी तक लेके आए हैं, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत टेक्निकल बात है, ढंग से समझिएगा। इसको लिखने का तरीका है कि VAB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए से बी लेके जा रहे हैं तो आपको ए बी लिखना होता है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत टेक्निकल बात है, ये आगे डेरिवेशन में भी काम आएगी और न्यूमेरिकल में भी, क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो साइन बदल जाएगा। VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। ए से बी पे अगर जा रहे हैं डिफरेंस करें VB माइनस VA, और फॉर्मूला है इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब इसको ढंग से आप समझिए कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं। मैंने कुछ बातें बताई, देखो बेसिक फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन Q0, ये अभी भी वही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है, ठीक है, ये चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या था, एक इन्फिनिटी वाला पॉइंट था और एक फिक्स पॉइंट। इसमें क्या है, दोनों पॉइंट फिक्स है, बस इतना ही अंतर है। तो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, V इक्वल टू W अपॉन Q। Q0 वो चार्ज होता है जो लेके आ रहे होते हैं जिसको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर A से B पे लेके जाओगे तो आएगा VAB, और VAB का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, और तब लिखते हैं हम WAB। WAB का मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B लाने पे वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है, और Q0 हो गया वो टेस्ट चार्ज। अब इसी तरीके से अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि ये तो था फ्रॉम A टू B, अगर मैं A से B लेके आ रहा हूं तो ये है, अगर मैं B टू A लेके आऊं
तो यही फॉर्मूला हो जाएगा VBA इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है, डायग्राम ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बन रखा है, लेकिन अगर आप इसको समझ चुके हैं डायग्राम से तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं B से A यानी कि B इधर लिखता और A इधर लिखता, जैसे अगर मैं यहाँ पे चलो डायग्राम में अगर चेंज करूं, इसको B और इसको A कर दूं, तो अब इसके हिसाब से नीचे वाला फॉर्मूला आएगा। B से A लेके जा रहे हैं तो VBA, फाइनल पॉइंट A था तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट। ये आ गया। इन दोनों बातों में डिफरेंस जरूर सीखना है कि अगर A से B लेके जाएंगे तो क्या होगा और B से A लेके जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लिखना। ऐसा यूनिट विल बी सेम। वो यूनिट क्या थी हमारे पास, जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट, तो ऐसा यूनिट तो वही आएगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ही है। बस अब तक हमने क्या सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों पॉइंट फिक्स होने चाहिए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए, दोनों फिक्स होने चाहिए, उनकी वैल्यू क्लियर होनी चाहिए क्या आएगी। ठीक है बेटा, राइट। तो अब ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। अब समझते हैं कि इस चैप्टर का जो सबसे पहला डेरिवेशन है वो क्या है, और उसी की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, जिसको अभी तक हम सिर्फ इन्फिनिटी जैसा सोचते हुए आए हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब जो टॉपिक है दैट इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ढंग से समझिएगा, क्योंकि जनरली किसी भी चैप्टर की जो सबसे पहले डेरिवेशन होती है वो बहुत सारे लिंक एसोसिएट करते चले जाती है आगे की चीजों के साथ, और वो एक आइडिया बताती है कि कुछ और डेरिवेशन भी उसी तरीके से होनी है। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, electric potential due to a point charge। क्या पॉइंट चार्ज के अलावा भी कुछ होता है? लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या बताया मैंने, कभी पहले भी बात हुई थी इसके बारे में। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, और उसकी कोई डायमेंशन नहीं है कि उसका आप एरिया निकाल ले, कोई वॉल्यूम निकाल ले, फिक्स्ड एक पॉइंट, जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट मान लेते हैं उसको, तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज ना हो तो उसके अलावा हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पॉइंट पर भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। तो फिलहाल हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है इस चैप्टर के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका आइडिया जरूर दूंगा इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में, इसके पिछले वाले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, E=kq/r², सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल चुके हैं, तो अब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हम आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखते हैं, इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे प्लस क्यू, नाम बताएंगे क्या बोलेंगे इसको, एक चार्ज जिसका मुझे पोटेंशियल निकालना है, क्या बोलेंगे इसको, सोर्स चार्ज। ठीक है, ओके, ये यहां पे था, और मैं एक यहां पे डिस्टेंस बनाता हूं, ये दिस इज व्हाट, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है हमारे पास, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू जो है मेरे पास वो है +1 कूलम। ठीक है, ओके। अब मुझे इस चार्ज को लेके आना है ए पॉइंट से, मुझे इस चार्ज को फाइनली लेके आना है पी पॉइंट पर। अब देखो पी पॉइंट कहां, ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट वो पॉइंट है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, यानी कि इसके चारों तरफ अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं तो पी पॉइंट उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से अगर मुझे यहां से चार्ज लेके आना है, कहां से लेके आते हैं नॉर्मली, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से मुझे पी पॉइंट तक लेके आना है, और जो डिस्टेंस था, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट मैं पी मान लेता हूं, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर मान लेते हैं।
यानी कि एक्चुअली टारगेट क्या है, मैं इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाना चाहता हूं, और वो पी पॉइंट कहां है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब रास्ता बड़ा लंबा है, इन्फिनिटी से लेकर वहां तक लाने का रास्ता बहुत लंबा है। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत दूर की चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी ऐसा ही किया, एस्केप वेलोसिटी वाले डेरिवेशन में भी ऐसा ही किया। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन बिटवीन देम, कहीं भी हो सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है dx। क्यों, क्योंकि O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास x। O पॉइंट से अगर A x की डिस्टेंस पर है तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो होगा उसको dx बोल देंगे। ये तो आप क्लास 11th में भी सीख के आए कि जब बहुत बड़े रीजन को हमको कैलकुलेट करना होता है तो पूरे को ना सॉल्व करके उसका एक छोटा पार्ट ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट रख देते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे जैसे क्लास 11th में किया था, बहुत आराम से हो जाएगा, इत्मीनान से इसको सुनते रहिए। तो बात ये थी, मैं रिकॉल करा देता हूं कि डायग्राम में एक एक चीज का मतलब क्या था। O पॉइंट पर रखा है सोर्स चार्ज प्लस Q, जिसका आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। Q0 वो टेस्ट चार्ज है जो ये बताएगा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो Q0 जो था वो +1 कूलम था, वो इनिशियली इंफिनिटी पे था, उसको फाइनली हम लेके आना चाहते हैं P पॉइंट पर, और ये जो P पॉइंट है वो O से लेकर R के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके। अब इतना बड़े गैप पे लेके आना है तो हमने क्या किया, बीच में कुछ छोटे पॉइंट्स मान लिए A एंड B, छोटा सा डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, O से लेकर A तक का डिस्टेंस था x, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हो गया dx, स्मॉल पार्ट ऑफ x इज dx। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कोई कंसीडरेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, कंसीडरेशन बेटा बुक से देख के लिख सकते हैं, यह सिंपल सी बात है। मैं कंसीडरेशन आपको बोल के बता देता हूं, आप चाहें तो उसको बाद में नोट कर लेंगे। ये थी, कंसीडर अ चार्ज प्लस Q बोल सकते हैं, कंसीडर अ सोर्स चार्ज प्लस Q kept at O and a test charge Q0 which is initially at infinity is to bring to point P against the electrostatic force of Q through 2 points A and B। ठीक है, ये इसकी कंसीडरेशन थी। अब जब ये हुआ तो अब मुझे क्या करना है, डेफिनेशन बताती है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला है W अपॉन Q0, वर्क डन अपॉन Q0। तो पहले मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ small work done in bringing charge Q0 from A to B। A to B के लिए स्मॉल वर्क डन कितना होगा, तो देखो मैं इसको लिखता हूं, dW is equal to F dot dx। F dot dx। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर इसको डॉट प्रोडक्ट में लगाने की जरूरत ही क्या है, क्यों इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत है। भाई वर्क डन देखो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से बनता है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों लिखना पड़ेगा, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, और वर्क डन स्केलर होती है, इसलिए F डॉट S लिखते हैं या F डॉट dx लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो F डॉट dx dW इज इक्वल टू, F की जगह क्या लिखेंगे आप, F कौन सा फोर्स है, इस पॉजिटिव का Q चार्ज और इस Q0 के बीच में वो कौन सा फोर्स लगने वाला है जो इनको रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्या है, दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल शाबाश, जो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ रखा है। और वो क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन इससे पहले कि मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो अच्छा रहेगा। आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। ठीक है, फोर्स तो लग रहा है इधर, अगर इधर से आएगा तो इसको ये उधर रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो फोर्स आ गया इधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मैं लिखूंगा F dx cos 180। पता लगा cos 180 क्यों आया, क्योंकि बेटा फोर्स तो है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो dW इज इक्वल टू cos 180 हो गया -1, तो माइनस का F dx आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं फोर्स की, तो dW आपके पास निकल के आ गया माइनस का, फोर्स की जगह क्या लिखोगे, F की जगह लिखोगे K
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? जब मैं ए पॉइंट से यहां तक लाने की कोशिश कर रहा हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मेरा ए और एंडिंग पॉइंट मेरा ये हो गया, मैं यहां तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जहां से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करी दैट पॉइंट इज ए। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था x, इसलिए आपने जो k q नॉट अपॉन r स्क्वायर की जगह लिख दिया x स्क्वायर, क्योंकि हम a से b की बात कर रहे हैं एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज a। तो a से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे x, इसलिए r ना आके x आया। और वैसे भी r तो कुछ और है, r तो वो डिस्टेंस है जहां तक फाइनली लेके आना है, लेकिन अभी हम कहां की बात कर रहे हैं? इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो dw इक्वल टू माइनस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो पहला चार्ज हो गया q, दूसरा चार्ज हो गया q नॉट, और ये जब यहां पहुंच चुका था तब हमने कैलकुलेशन चालू करी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर और साथ में था dx। अब कैसे सॉल्व करते हैं? अब ये आपको बहुत इजीली पता है कि जब dw से w लेके आना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with proper limits, और integrating both sides with proper limits। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहूंगा। डायग्राम को अभी मैं बना रखूंगा क्योंकि डायग्राम की हेल्प से ही हमें कंसेप्ट समझने हैं, और डायग्राम ही तो डेरिवेशन करा रहा है। यस, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dw का आता है हमारे पास 0 to w इज इक्वल टू, माइनस बाहर था, k में कोई चेंज नहीं होने वाला, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू फिक्स है। जो कांस्टेंट चीज होती है वो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाती है, ना तो मैं इस चार्ज को बदल रहा हूं ना उस चार्ज को, दोनों की वैल्यू फिक्स है। तो k q नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया 1/x² dx का। लिमिट क्या पुट करेंगे? अब ये मुद्दा है। डायग्राम क्या कहता है? Q नॉट की स्टार्टिंग करिए इंफिनिटी से, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट, और फाइनली कहां तक लेके आ रहे हैं? P पॉइंट तक, यानी कि डिस्टेंस R तक। तो स्टार्टिंग जो लिमिट होती है उसको रखते हैं नीचे, व्हिच इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और फाइनली कहां तक लेके आना है? R तक। तो मैं R लिखूंगा ऊपर, थोड़ा मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूं। दिस इज R, ये R था आपके पास, इंफिनिटी टू R तो हो गया हमारे पास लिमिट, और 1/x² dx का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब क्या आता है बेटा? अब ये आता है माइनस का k q नॉट, 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का 1/x आता है, लिमिट पुट कर दी इंफिनिटी और r, अब वैल्यू पुट करते हैं इनकी, इधर आ गया आपके पास w, वहां से क्या है? माइनस का k q नॉट। अब एक माइनस साइन ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो पहले हम क्या करते हैं? इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/x बचा, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1/r आ जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 1/∞ आ जाएगा। तो फिर क्या आता है आपके पास? k q नॉट 1/r, और 1/∞ होता है 0 माइनस 0। तो फाइनली सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास? फाइनली सॉल्व करके हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू k q नॉट अपॉन r, ये आ गया वर्क डन। k q नॉट अपॉन r वर्क डन था एक, लेकिन मैंने क्या बताया था? हम क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन थोड़ा निकालना है, फाइनली हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो बस एक ये स्टेप और लिखना है और मामला खत्म। तो देखिए अब मैं इसको मिटा सकता हूं डायग्राम को। अब देखिए बच्चे, वर्क डन निकल गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W इज इक्वल टू V अपॉन क्यू नॉट। चार्ज वो लेते हैं अपॉन में जिसको आप लेके आ रहे होते हो, ठीक है, वो क्यू नॉट था। सही लिखा है मैंने? पक्का? गलत हो गया भाई? कैसे? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, रख दो W की वैल्यू, K क्यू नॉट अपॉन R इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, तो फाइनली क्या बनता है हमारे पास?
तो v इक्वल टू आ गया आपके पास के क्यू अपॉन आर, जिसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये फाइनल रिलेशन था जिससे v प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाता है। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये ऑब्वियस है कि डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल कम क्यों होता है। एक चार्ज यहां पे था, जितना मैं इसके पास जाऊंगा इसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होगा, और जितना दूर जाऊंगा इसकी पावर कम होती चली जाएगी, यानी इसका रिपल्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, पोटेंशियल कम महसूस होगा। किसी पावरफुल बंदे से दूर रहोगे तो उसका पोटेंशियल कम महसूस होगा, इफेक्ट कम महसूस होगा। पास जाओगे तब पोटेंशियल ज्यादा महसूस होगा। तो इसलिए क्या है, डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा आएगा। अब बस एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन था। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी, नहीं भी आई तो चलो कोई बात नहीं, कि सर आप तब से सोर्स चार्ज को प्लस क्यों रख रहे हो, माइनस क्यों नहीं रख रहे हो। अच्छा, टेस्ट चार्ज को तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन सोर्स चार्ज जो था उसको आप नेगेटिव क्यों नहीं रख रहे हो, प्लस क्यों रख रहे हो। रख लो, मेरे क्या जा रहा है, रख लो माइनस क्यू चार्ज भाई। माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या बातें आएंगी, क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं, बड़ी जबरदस्त बात है। अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो नहीं हो सकता है, अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो सिर्फ फॉर्मूले में एक ही बात का अंतर आएगा, मैं उसको लिख देता हूं यहां पे। फॉर नेगेटिव क्यू सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज माइनस का क्यू हो तो उस केस में v का फॉर्मूला आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा बस। अब आपको लगता है कि ये क्या बात हुई भाई, क्या इस क्यू की जगह माइनस क्यू रखा इसलिए आ गया, ये तो डेरिवेशन था। अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि नहीं बेटा माइनस क्यू था तो यहां माइनस क्यू रख दोगे तो माइनस आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है इस बात का। सेंस इस बात का है कि जो हमने डेरिवेशन किया था, क्या उसमें अगर मैं प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज लेता तो क्या ही आंसर आता, मेन बात ये है। तो मेरा आंसर होगा इसका यस, और वो पता है किस वजह से होगा, मैं आपको दिखाता हूं। बस एक छोटी सी बात कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज लेने के बाद आपका फाइनल आंसर माइनस के क्यू बना आ जाएगा। देखो, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कंसेप्ट को ना समझाया जा सके, और अगर उसके कंसेप्ट को नहीं समझाया जा रहा है या आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब रट लो बेटा, फिर तो हिस्ट्री बना दोगे फिजिक्स को। देखो, ये था मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम डायग्राम, यहां माइनस क्यू चार्ज लिया, ये O हो गया, ठीक है, ये P पॉइंट था, ये R था, डायग्राम बिल्कुल वही बनाऊंगा मैं, A पॉइंट, B पॉइंट, और यहां पे था आपके पास Q नॉट इन्फिनिटी पे, ये था प्लस का 1 कूलम, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस का 1 कूलम ही है, ये माइनस है। अब देखो चेंज क्या आएगा, मैं हर बार की तरह यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x ही लिखूंगा, a से लेकर b तक का डिस्टेंस dx ही लिखूंगा, dx। अब आप लेके तो a से b पे आ रहे हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये माइनस क्यू चार्ज है और वो प्लस है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस बार जो फोर्स होगा वो लगेगा ऐसे, तो इस बार फोर्स और dx दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जो कि पिछले केस में नहीं थे। तो क्या फर्क पड़ेगा, जब आप dw का फॉर्मूला लिखोगे, जहां मैं आपको बस लिख के दिखा दे रहा हूं कि dw के फॉर्मूले में क्या चेंज होने वाला है, उसके बाद उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो मेरे पास dw का फॉर्मूला था वो था f डॉट dx, जिसको अपने लास्ट केस में लिखा था f dx cos 180, इस बार ये cos 180 की जगह हो जाएगा cos 0। फिर आप पूरा डेरिवेशन वैसे रख दो, लास्ट में एक नेगेटिव साइन बच जाएगा, जो पिछली बार माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, इस बार वो माइनस इंटू प्लस से माइनस ही रहेगा, और अल्टीमेटली आंसर आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। तो पता लगा, लर्न करने के लिए तो हम लर्न कर सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो प्लस के क्यू अपॉन आर आएगा, लेकिन अगर माइनस चार्ज होता है तो माइनस के क्यू अपॉन आर आएगा। ये तो लर्न करने के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें कंसेप्ट से इस बात को सीखना है कि क्यों आएगा भाई, मैं तो नहीं मानता, मैं क्यों रटूं, तो बात वही है। इसलिए मैंने आपको बता दिया
कि डायग्राम से कैसे वेरिफिकेशन पता लग रहा है कि अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगी, एंगल होगा 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का एंगल जैसे मैं पुट करूंगा सेम तरीके से डेरिवेशन आप करते चले जाइए, आंसर आपके पास माइनस के क्यू बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका हमने सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इसका डेरिवेशन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग करूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर सेम ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उनके वेरिएशन कैसे होते हैं विद डिस्टेंस। ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, और मुझे भी बहुत मजा आया, वो मैं देख भी सकता हूँ कि बच्चे बड़े कंसिस्टेंट हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि देखो बात वही है बच्चे, आपको बुक्स में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर आपने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा तो यूजलेस हो गया। तो मैं आपको कोई भी चीज रटवाना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप कुछ भी रटें, और जितना एक्सप्लोर करके फिजिक्स को पढ़ेंगे, ये क्लास 11th नहीं है कि आप चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ें और आपके नंबर आ जाएं, क्योंकि एग्जाम स्कूल का नहीं है, बोर्ड का है, और कंसेप्ट से सीखेंगे चीजों को, कंसेप्ट से सीखेंगे चीजों को, तो एक नहीं 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बोर्ड में क्वेश्चन कहां से आएगा उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है, और वो तभी हो सकता है जब चीजों को बहुत ढंग से पढ़ें। ठीक है बेटा, तो सी यू देन, अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम जैसा कि मैंने आपको बताया वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिए।